हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड गाइस, आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 33 में से 25 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। इसका मतलब ये है गाइस कि आपका 8 से अधिक क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ओके गाइस, अगर आपका 33 में से 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि आपका इंग्लिश में तैयारी काफी अच्छा है। ओके, आपका काफी ज्यादा चांसेस है कि 20 में से 18 स्कोर हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक ना, साइंस में ओनली, याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आपको यहां पर ऑप्शन में अगर लिखा रहे न्यूटन की गति का तीसरा नियम तो भी करेक्ट होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, या रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंड गाइस, रेखीय संवेग संरक्षण को इंग्लिश में द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ठीक ना, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और रॉकेट एंड जेट इंजन्स, ठीक ना, रॉकेट और जेट इंजन्स जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर कार्य करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्प्लावकता जिसे इंग्लिश में वॉयंसी कहते हैं से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था। इसी के सिद्धांत के आधार पर फ्रेंड्स जो पानी के जहाज जो है पानी पर तैरते हैं। ओके, इस सिद्धांत में अगर कोई गलती होता है, इस सिद्धांत के अनुसार अगर वो लोग जहाज को नहीं बनाते हैं तो जहाज डूब जाएगा। ओके फ्रेंड्स, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? इसे फ्रेंड्स डॉपलर इफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में भी आपने पढ़े होंगे, ठीक ना, अगर आपको याद है तो। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ओके, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो है ना, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSION, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। एंड गाइस, द्रव्यमान ऊर्जा, द मास एनर्जी रिलेशन को पता है फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। और ये किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक ना, सापेक्षता का सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये जो हमारा यूनिवर्स है ये प्रसारित हो रहा है, एक कथन है, किसका कथन है? तो गाइज आपको पता होना चाहिए, ये कथन एडविन हब्बल का है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये कथन जो है एडविन हब्बल का है, उन्होंने ये कहा था। ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? आपको पता होगा फ्रेंड्स, जोहानस केपलर ने ग्रहों के गति का नियम को जो है ये जोहानस केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति के नियम को जोहानस केपलर ने प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये कथन कोपरनिकस का है। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आखिर उसमें ऊर्जा का मतलब ऊर्जा बनने का क्या मतलब क्या आखिर बनने का सोर्स क्या है उसमें, एनर्जी बनने का? आपको पता है फ्रेंड्स, जो सूर्य है ये भी एक गर्म तारा ही है, याद रखिएगा। तो इसमें जो ऊर्जा बनता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। न्यूक्लियर संलयन को पता है क्या कहते हैं? संलयन को फ्यूजन कहते हैं, FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा तारों और सूर्य में ऊर्जा बनता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? जिसे फ्रेंड्स जिसे वॉयंसी भी कहते हैं, उत्प्लावकता भी कहते हैं, सभी को पता है, आर्किमिडीज ने। ओके, पौधे में भी जीवन होता है, किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के वैज्ञानिक जो है जिनका नाम है जेसी बोस, जेसी बोस ने कहा था कि पौधों में भी जीवन होता है। ओके, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक
किन्हें कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। एंड वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है एडवर्ड्स जेनर ने। ओके फ्रेंड्स, चेचक टीकों को स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, छोटी माता भी शायद कहते हैं इनको, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पास्तुरीकरण, ठीक ना, पास्तुरीकरण या रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है लुईस पाश्चर ने। ओके फ्रेंड्स, रक्त परिवहन संचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है विलियम हार्वे ने। ओके गाइस, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो जोहान सॉल्क ने, ठीक है ना। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये फ्रेंड्स प्रासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्याही सोखता प्रासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए मिला था। इन्होंने सही से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि गाइस सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था, ठीक ना। खोज सर्वप्रथम जो है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था, जबकि इसकी व्याख्या जो है वो आइंस्टीन ने किया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर आधारित है, कैलकुलेशन के सिद्धांत पर। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत पर या किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। क्वार्ट्ज जो घड़ियां हैं ये दाब विद्युत सिद्धांत या दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। मोटर, ठीक ना, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों विद्युत मोटर जो है ना ये माइकल फेराडे के नियम के अनुसार या के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर माइकल फेराडे के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ठीक ना, या माइकल फेराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो जो परमाणु घड़ी है ना दोस्तों, ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत या के अनुसार कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है परमाणु घड़ियां। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लेजर जो है ना ये विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेजर का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो ये क्या है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन या प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन पर कार्य करती है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम रडार का फुल फॉर्म समझेंगे और रडार के फुल फॉर्म के माध्यम से ही हम समझेंगे कि रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, इसी के माध्यम से। तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए RA का अर्थ है यहाँ पर रेडियो से, रेडियो तरंग के बारे में आपने पढ़े होंगे, ठीक ना। तो RA का अर्थ है यहाँ पर रेडियो से और D का अर्थ है यहाँ पर डिटेक्शन, DETECTION, ठीक ना। D से अर्थ है यहाँ पर डिटेक्शन, D से अर्थ है यहाँ पर डिटेक्शन। उसके बाद A से अर्थ है यहाँ पर एंट, ओके। उसके बाद R का अर्थ है यहाँ पर रेंजिंग या रैंगिंग कह सकते हो, RANGING। ओके फ्रेंड्स, तो रेडियो तरंगों के माध्यम से डिटेक्ट करना, डिटेक्शन, ठीक ना, डिटेक्ट पता लगाना, एंड रेंजिंग। अब आप इसका मतलब समझिए। देखो फ्रेंड्स, रडार का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो वायुयान हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए, उसकी दूरी का पता लगाने के लिए। तो जब फ्रेंड्स स्रोत से जब रेडियो तरंगों को छोड़ा जाता है, तो जो रेडियो तरंग है ना, हमारा जो लक्ष्य क्या है? हवाई जहाज की स्थिति और उसकी दूरी का पता लगाना। तो उससे टकराकर रेडियो तरंग, ठीक ना, वापस आता है। कई बार फ्रेंड्स ये रडार की कार्यप्रणाली को जो है ना प्रतिध्वनि सिद्धांत पर आधारित भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें इको होता है। इको मतलब यहाँ पर वापस आवाज जो है वापस आती है गूंज कर। तो ये कह सकते हो कि जो रेडियो तरंग है वह रिफ्लेक्ट होकर, ठीक ना, परावर्तित होकर वापस आता है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया गया है, रेडियो तरंगों का यहाँ पर परावर्तन होता है, ठीक है। जो हमारा लक्ष्य है जैसे हवाई जहाज, उससे टकराकर वापस आएगा। तो यही है कि रडार की जो कार्यप्रणाली है ये रेडियो तरंगों का परावर्तन या प्रतिध्वनि सिद्धांत पर आधारित है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग रीड कीजिएगा। ये दोस्तों नाभिकीय संलयन, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं,
न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि तारों और सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो किस पर आधारित है, तो वह भी नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही आधारित है, याद रखिएगा। लेंज का जो नियम है ये द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। दोस्तों पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। यूरेनियम डेटिंग विधि से कई चीजों की आयु का पता लगाया जाता है, जैसे पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है, वहीं पर चट्टान और पत्थरों, बड़े बड़े सेलों की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चट्टानों, पत्थरों, सेलों का आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वहीं पर जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्म क्या है, आपको पता है आज से लाखों वर्ष पहले जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते थे, पेड़ पौधे, उसमें जानवर आ गए, मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु जो किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पृथ्वी के नीचे दब गए, ठीक ना, उसके जो अवशेष आज हम मतलब जो प्राप्त किए जाते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे C14 के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। C14 भी कई बार ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपको इसे टिक कर देना है अगर कार्बन डेटिंग ना लिखा हो तो। और फ्रेंड्स देखिए, पेड़ पौधे का कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि पेड़ पौधों की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो पेड़ पौधों की वल्लियों को गिनकर जो है ना उसका आयु का पता लगाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन इनकरेक्ट दिया है, इन्हें केवल जीवाश्म में पूछना चाहिए था, क्योंकि पौधों की आयु पता लगाने के लिए उसके वल्लियों को गिना जाता है। ओके, याद रखिएगा। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है, जो स्टोक्स का नियम है ये द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है, याद रखिएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह दोस्तों ओम का नियम से संबंधित है, ठीक है। यह नियम क्या है, ओम का नियम है। ये किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम इसका वर्णन करता है, याद रखिएगा। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि किससे संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स फेन प्लवन विधि से संबंधित है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि फेन प्लवन विधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो विधि है ये कौन सा है, ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है। ओके, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको पता है फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक है, जिससे प्राकृतिक वर्णवाद, जिससे फ्रेंड्स चयन सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, जिससे नेचुरल सिलेक्शंस भी कहते हैं, तो ये डार्विन ने दिया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसका है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये हक्सले ने कहा था, हक्सले ने कहा था। तो गाइस देखिए, जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और ये किस में पाया जाता है, तो ये सेल में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है ये सेल में पाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। हक्सले ने जो है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले तो आपको उत्परिवर्तन का सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। इसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहते हैं, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। ओके गाइस, और ये क्या बताता है, तो जीवों के जीन में, ठीक है, जीन आपको पता है क्रोमोजोम में उपस्थित होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है ये भी, ठीक है ना। जीन, ये जो जीन है ये गुणसूत्रों क्रोमोजोम पर स्थित होता है, और ये जीव के जीन में होने वाले बदलाव को बताता है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है, ये जीवों के जीन में होने वाले बदलाव या परिवर्तन को बतलाता है। और इसकी खोज जो है या इस सिद्धांत को दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, ठीक ना। ह्यूगो ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत सभी को पता है, डार्विन ने। हाँ, इससे रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बीडल एवं टैटम ने किया था।
बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।